साथ ही साथ वेरियस इंडस्ट्रीज में, पीएसयूज में, प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर काम कर रहे हैं, उनके एक्सपीरियंस के थ्रू आपको उनके बारे में और उनके फील्ड के बारे में जानने का भी मौका मिलता है। साथ ही साथ व्हाट इज द स्कोप ऑफ द केमिकल इंजीनियरिंग एंड हाउ द केमिकल इंजीनियर शुड परस्यू देयर करियर, हाउ टू क्लियर द इंटरव्यू एंड हाउ टू क्रैक द एग्जामिनेशंस, इन सब क्वेश्चंस के बारे में भी चीज़ें जानने का मौका मिलता है। एंड गाइस, ये जितने भी सेशंस है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस होते हैं, बिकॉज सक्सेसफुल बनने का एक शॉर्टकट है, और शॉर्टकट ये कि जो सक्सेसफुल पर्सन है उसे कॉपी कर लो, जो उसने किया तुम भी वही कर लो, तो अल्टीमेटली तुम भी सक्सेसफुल बन जाओगे। तो आज के सेशन में मेरे साथ है मिस्टर ऋतिक श्रीवास्तव। तो सबसे पहले उनसे जानते हैं उनकी एक ब्रीफ जर्नी के बारे में, एंड फिर उसके बाद उनसे आगे क्वेश्चंस पूछेंगे उनकी लाइफ जर्नी से, एक्सपीरियंसेस से, सो दैट आप सबको उनके बारे में पता लगे और उनकी जर्नी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिले। सो वेलकम ऋतिक, वेलकम टू द सेशन। गुड इवनिंग सर। ऋतिक, बहुत अच्छा लगा आपके साथ में मतलब इंटरेक्शन करके। इट हैड बीन अ लॉन्ग टाइम आपके साथ इंटरेक्शन नहीं हुआ, so sorry for that. Uh, so talking about my ग्रेट। introduction, Hrithik Srivastav this side, and I am completed my diploma and BTech in my educations, and currently serving for the Hindustan Urvarak and Rasayan Limited. That is a joint venture of Coal India Limited and IOCL and NTPC. That all the three companies are the Maharatna and the PSU. Everyone knows. बिल्कुल। So this journey was I think it was a drastical journey of the series of experiences, struggles, and everything summarizing into a one content, leading to a success. One can say. Okay. Talking about my journey, it started from the end of the BTech result. Everyone knows the journey starts from there. इंजीनियरिंग, लोगों को लगता है इंजीनियरिंग खत्म हुआ तो जिंदगी आसान है, बट आई से कि इंजीनियरिंग जब खत्म होती है तब से आपकी लाइफ शुरू है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तक के आप पेरेंट्स के आप डिपेंडेंट हैं, आपको कोई स्ट्रगल नहीं है, कुछ भी फोकस आपको नहीं करना, ऑल द थिंग्स आर टेकन बाय द पेरेंट्स। लेकिन कब तक? आफ्टर द बीटेक यू आर स्विचिंग ऑन योर ओन फीट, एंड तब आपको रियलाइज होता है कि हाँ अब कुछ करना है, बिल्कुल बिल्कुल। बट नो वन से टेल्स अबाउट कैसे करना है। सो हम लोग क्या करते हैं, अपने सीनियर से गाइड लेते हैं कि सर कैसे क्या करना है, क्या करना है, कहाँ पे जाना है। सो once I got the interaction with Ankur sir in the gate coach I think class, and he guided me about some alternate option about the gate, कि अगर गेट नहीं होता है तो अल्टरनेट ऑप्शंस क्या है, कि आप प्राइवेट में स्विच करिए, वहां से आप स्टेप बाय स्टेप आगे निकलिए, एंड देन डेफिनेटली यू विल गेट टू द गोल। बिल्कुल there are there are 2 points to get to a goal. For example, I take the example of a hotel. So आप या तो एलिवेटर यूज करके आप एक फ्लोर पे जा सकते हैं, ठीक बात है। और एक ऑप्शन आपका ये है कि आप स्टेप बाय स्टेप जो है मतलब फर्स्ट फ्लोर पे गए, फिर सेकंड फ्लोर पे गए, फिर थर्ड पे गए, देन लीडिंग टू योर जर्नी सही ऑफ द बात है। स्टेप फ्लोर। लेकिन आप जो अगर डायरेक्ट एलिवेटर्स पे जाते हैं तो वो जो है आपका एक आप जो बीच के जो आपके हर्डल्स हैं, जो बीच के आपके जो प्रॉब्लम्स है, उससे आप फैमिलियर कभी नहीं होंगे। बिल्कुल ड्यू टू डैट मैंने भी वही करा कि मैंने सर की बात मानी, and I switched to the some private companies. I started my career with the Byju's. ओके। Uh, it was a sales job. It was I was in the home and I was free and searching for somewhere. So it started from the Byju's and I started my journey there. I worked there for about 2 months and I didn't want to learn sales there. The thing was that I want to learn the business practices, the ओके culture, the management, how to deal with the peoples. The thing I gained there is working till now. ओके। I don't know the company, how is it, how it's going, but the things they taught me are very well. Then I switched to there was an interview going on the Gujarat and Surat, and I reached that interview of the Reliance Industries Limited.
of the Hazira manufacturing division. It was a mega turnaround, that is, we called it shutdown. Okay. And I started my industrial journey there only. I Okay. joined there as FT, that is a fixed term, Hmm. in the Reliance, and I was posted at the Hazira, Reliance Industries Hazira, and I worked in the cracker for about 1 year. Hmm. And from that plant, I learned what the chemical engineering works, how Okay. it works, Hmm. what are the role of the chemical engineer, and Hmm. everything from zero till, I'd say it was 200. बिल्कुल. Moreover, I learned from another companies also. Hmm. So the journey was like this. I was from the zero, and daily of the things were going on. I came into the shift and discussing the problems. Some were discussing, but in मतलब शुरुआत में होता है कि आप hesitate करते हैं, problems में interfere नहीं करते हैं, लेकिन सही कब बात है. करते हैं? फिर मैंने कहा कि नहीं, घुसना है अपन को। तो Hmm. फिर जो थी हम लोग को मतलब प्रॉब्लम्स वगैरह जो होती थी फील्ड में, उनके लिए familiar होते गए Hmm. and the day comes then I was in the master of, I think I was unknown to the PNID and PFT. There are major engineering document for an industry. बिल्कुल, But बिल्कुल. after some time, I got familiar with them. I worked hard on them and traced the full plant and the process. And in a short time, I also gave them a successful turnaround. It was a shutdown Hmm. without any fatal injury or any nothing. Okay. It Okay. was a beautiful journey over there. And then the problems were there of different kind, like how to drain some hydrocarbons, how to drain some inert gases, how to vent out some. And I figured out them with my managers and reporting managers. They helped me a lot Okay. because मेरे को लगता है कि अगर आप खुद से मतलब इस चीज पे फोकस करेंगे तो सामने वाला आपको हेल्प करता बिल्कुल, बिल्कुल. है। तो दैट वाज अ थिंग कि मेरे को उन्होंने हेल्प करा उस चीज में, और मेरे को मतलब बहुत अच्छा गाइडेंस भी दिया कि आप ऐसे करिए वैसे करिए। द थिंग वर लाइक गोइंग ऑन दिस, and the days were completing and the turnaround was going to end. And I came a letter came I was having a mail that you has been be terminated to the new location, that is the Jamnagar, ओके. for the new position, no, new turnaround there. So I Hmm. was like ठीक है, ट्राई करते हैं, वहाँ पे भी अच्छा प्लांट है, और बिल्कुल. आई थिंक इट इज अ वर्ल्ड लार्जेस्ट पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स। एग्ज़ैक्टली. या तो मतलब अच्छा एक्सपीरियंस था वहाँ पे कि वहाँ जाने का। लेकिन Hmm. इन द मिड आई गॉट अ कॉल फ्रॉम द HPCL Mittal Energy Limited, that is HMEL, बिल्कुल, Bhatinda Refinery. And बिल्कुल. there was a new cracker plant, new petrochem plant setting over there, and I decided to go there. ओके. I make my mood and I said कि एक बार शट डाउन कर लिया, अब नया प्लांट को स्टार्ट करते हैं, वहां चलते ठीक है, हैं। ठीक बार है. बार स्टार्टअप में मजा नहीं, अब नई चीज पे चलते हैं। हुँ. सो आई ज्वाइंड HMEL देन एज अ कमिश्निंग इंजीनियर, हुँ. एंड आई वाज देयर एट वहाँ पे जो था मतलब उस टाइम पे प्री कमिश्निंग फेज चल रहा था। अच्छा. तो प्री कमिश्निंग फेज, आई थिंक द प्री कमिश्निंग जो है, कमिश्निंग फेज जो होता है, आप 5 ईयर किसी भी प्रोसेस उसमें काम कर लीजिए, and 1 or 2 year in a commissioning. I think it बिल्कुल, is equivalent according to बिल्कुल me, ठीक बात है. बिल्कुल ठीक because बात आप उस प्लांट को बाय रूट ग्रो कर रहे हैं, not you are only harvesting the fruit. है. सही बात है. जी। So the thing was like that. I was in the pre-commissioning phase and I learned the things from the Reliance. I implemented there. I gave my time, and various struggles were happening also there. So हुँ. the everything was going well, and in the mid there was a happening that it was a mega block in the ओके, complex. We ओके. have to take the immediate shutdown. So I took we have a meeting that हम लोगों को शट डाउन लेना है और ये प्रॉब्लम्स आई है। इट अच्छा. वाज अ फायर टू ब्लास्ट इन द रिफॉर्मर इन द फर्नेस। ओके, हम लोगों को ओके. शट डाउन लेना पड़ा। तो फ्रॉम देयर फ्रॉम द स्टार्टिंग मतलब मैंने स्टार्ट भी करा, एंड हुँ. देन
we gave a successful shutdown also to the plant. Okay. And Okay. again, it was a good journey, some learning from the experiences, like many things. The main thing that I gained from these two companies was I was working with the other teams also, Hmm. like mechanical team, instrument team, Hmm. and IT team, and etc. Electrical Okay. team. So interaction with them gave me the things that हाँ आपका ये इक्विपमेंट कैसे वर्क करता है, अपना तो Hmm. पता है, अपना तो जान लेंगे, उनका भी सीख लेते हैं, क्या पता कब सही जरूरत बात पड़ है। जाए। सही बात तो है। वो थिंग्स जो है वर्क करी मेरे लिए कि उनकी थिंग मतलब चीजें जानने के उसमें क्या था, रूट से आप जो है पॉज को इम्प्लीमेंट करते हैं, पॉज को जानेंगे तो हम्म, बेटर है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि प्रोसेस या अदर मतलब जो है हमारे डिपार्टमेंट अवेलेबल नहीं होते हैं, सही बात तो है। हम प्रॉब्लम को कम से कम ट्रबल शूट तो करना करें कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। अब sometimes some people were in the field and they were not going to investigate the where is the problem, but I was working with them and प्रॉब्लम यहाँ पे है, ठीक है, यस। जब तक टीम आती है तब तक वो मतलब सॉर्ट आउट करती है, हाँ प्रॉब्लम यहीं पे थी, देन आई गेट द कॉन्फिडेंस। वो कॉन्फिडेंस वहां से आया कि हाँ ठीक है मैं सही जा रहा हूँ। देन everything was going well. We gave a successful startup also, working with the EIL and other companies that is Honeywell and Baker Hughes, some अच्छा। major companies in the industry. अच्छा। Uh, then I was switching for some, I think बहुत हो गया मतलब बाहर रहना, and I got the pressure from the family. Everyone gets सही कि बात अब है। थोड़ा वैसे पास आ जाओ। सही So बात है, I was कंप्लीटली। working in the then I gave the interview of the Kanpur Fertilizers, and I was अच्छा। posted there as a production engineer in the urea department. ओके। So वहाँ से जो थी प्रोसेस की चीजें मतलब मेरी जो है वहाँ से स्टार्ट हुई जाके, अच्छा। and after a work of 1.5 year in the Kanpur Fertilizer, I अच्छा। have to had some major emergencies like a nitrogen and like the आपका ammonia leakages and fire and major power dips in the industry, that are the major incident happening in the industry. So that give me some courage to deal with the problems. ओके। आई थिंक जो प्रोसेस की मेरी जो चीजें थी वो क्लियर हुई जाके कि कैसे स्टार्टअप शटडाउन जो इमरजेंसी हैंडलिंग है, दैट गिव मी फ्रॉम द कानपुर फर्टिलाइजर। आई एम थैंक फॉर दैट फॉर द वर्किंग अंडर द जेपी ग्रुप। कैसे भी वो कंपनी हो, आई डिडंट डू दैट कि कैसे भी कंपनी है, वो पुरानी है कैसी भी है, but I gave some basic learning from there only. And the additional journey of a startup shutdown and other equipment from zero to high level from the other my commissioning experiences. And a few months ago, I saw a vacancy of the and that is HURL Hindustan Design Limited on बिल्कुल। web. And I applied for that. I was not familiar कि हाँ मेरा होगा. I don't think, because the person exceeding the experiences of 5 year were applying out that post. I said मेरा क्यों होगा, ये 5 years से above है, इनका होना चाहिए, मेरे में क्या ऐसा है? ठीक है। तो आई वॉज अ डे बिफोर ऑल्सो आई वॉज डूइंग दैट थिंग कि मेरा क्या होगा, ठीक है देते हैं एक्सपीरियंस। एंड वन और टू ए डे बिफोर माय वाइफ ऑल्सो सजेस्टेड कि अगर हो गया तो क्या करोगे। आई सेड देखा जाएगा, जो होगा महादेव विल सी एवरीथिंग एंड ही विल डू व्हाट इज अ सही। गुड व्हाट इज अ बैड। मेरे को खाली अपना कर्म करना है, दैट इज द थिंग, बाकी जो डेफिनेटली। होता है वो देख लेंगे। So I was in the interview. I think it was in the March, and I went to the interview. Every committee was set up, and first candidate go, second go, and heartbeat was rising with the levels. But I calmed down. Suddenly, the name called Ritik Srivastava. Okay, I go to the interview panel, and the thing were, yes, the first question of the interview was that everyone will be having this question. He saw ओके। my result and you are having a less experience than others. अच्छा। Why should I consider you?
ओके। So it was a moral down question, हम्म, but I was having some courage, हम्म, or I may think that it's a overconfidence. I said, "Sir, I'm having that experience that you can't find in like CV of a 5 to 6 year experience candidate. You can check my CV, and if you haven't checked my CV, you haven't called me here." हम्म, क्या बात है। कि अगर मेरा एक्सपीरियंस अगर 5 से 6 ईयर कैंडिडेट से अगर मैच नहीं करता या उनसे अब नहीं होता तो आप मेरे को यहाँ पे बुलाते ही नहीं। बोले ना करते, सही It बात। was that. तो इसे तब उन्होंने बोला, yeah, he was a committee from I think ISCL. He was some advisor or someone. अच्छा। Then things were going well, and the हम्म, questioning from here, from this field to another field, from basics to reactor diversion and other things of the from the मतलब urea department only and other. हम्म, Then they saw on my CV HMEL commissioning. They started to put the questions from the commissioning also. ओके। That what is the word commissioning and what are the your role at there. हम्म, I By the confidence I started telling them everything that this and this are going over here there, and my role was this to for the commissioning and start out the unit and etc. They said, yeah. The interview was around it was about 35 to 40 minutes, and अच्छा। I didn't realize that it was a 30 to 40 minutes interview. When I came out, the people said, भाई क्या पूछ रहे थे तुमसे, इतना टाइम लगता है क्या? I said, मुझे तो टाइम का मालूम ही नहीं पड़ा कि हो गया, मुझे तो लगा and कि मैं गया और आ गया। मेरे को लगा ही नहीं। एंड दैट ऑल्सो सर मेरे को भी ये नहीं था कि आई वॉज गेटिंग सॉर्ट आउट फ्रॉम दैट फील्ड। हम्म, बिल्कुल भी मेरे को मतलब ये नहीं था कि आई वॉज गेटिंग सेलेक्टेड। हम्म, आई रीच माई होम एंड another day it was I was sitting and just taking the tea, and suddenly result came out. I was हम्म, getting call from one of my colleague and said, भाई तेरा रोल बुक में एनरोलमेंट नंबर। I said this is this। भाई तेरा फर्स्ट पे है, कॉन्ग्रेट्स। ऐसा क्या? मतलब 5 मिनट्स के लिए सब ब्लैंक भाई कि साहब। ये क्या हुआ। द थिंग इज कि मतलब मेरा खुद को एक्सपेक्ट नहीं था कि मैं निकल रहा हूँ, कि ऐसा हम्म, क्या समथिंग वाज नॉट हैपनिंग, कि क्या है। 5 मिनट्स के लिए बिल्कुल ब्लैंक। सही बात आई है। जस्ट मैं मतलब सामने महादेव की वो थी पिक, मैंने उसे खाली ऐसे नमस्कार किया। सर जो भी है बस इन्हीं की दया से है। बिल्कुल ठीक बात है। बिल्कुल। Then I called my dad and told him that I was selected. He was like so happy that I can't tell. ग्रेट, ग्रेट। And the journey started from there. And then I left to give the resign, and things went well. And on 17 June, I joined this organization. And talking about the culture and things, I don't think any PSU or any government organization must have like this, अच्छा। because it is having the latest technology of the urea production, that is ओके। NAN. And in about 10 year also, everyone will be getting same technology with some ओके। minor changes. It is the latest technology plant established in India, and in the world also it is the latest right now. ओके, बहुत बड़ी बात है। Yeah. अमेजिंग जर्नी है ऋतिक। एंड जैसे कि तुमने बताया कि जर्नी में काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस आपको मिले, है ना। स्पेशली शुरू के कुछ साल तो कमीशनिंग से रिलेटेड थे, उसके बाद Hmm. फिर आप कानपुर फर्टिलाइजर में गए हो, फिर अब HURL में आ गए हो। तो एक बात बताइए मुझे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं अभी जो कि शायद अभी प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम कर रहे हो ऑलरेडी, है ना। J. they have just started or they have completed their first year or maybe 1.5 year 2 years, okay। तो वो अगर अपने करियर को आगे शेप देना चाहे, लाइक लेट्स से फॉर एग्जांपल दे डोंट वांट टू प्रिपेयर फॉर द गेट एग्जाम, वो प्राइवेट में ही कंपनी दर कंपनी एक्सपीरियंस लेते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो आगे की क्या सीढ़ी है, मतलब अगर मैं बीटेक के बाद अपना करियर स्टार्ट कर देता हूँ एक प्राइवेट फर्म से,
तो आगे मेरे लिए ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज कितनी अवेलेबल है इंडिया में, कैसे मैं आगे बढ़ सकता हूँ, किस लाइन में मैं आगे जा सकता हूँ, या मुझे आगे जाना चाहिए, मेरा करियर पाथ आगे कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी सर, आप ज्यादा बेटर बता सकते हैं, बाकी मैं तो एक छोटा सा कहते हैं प्यादा हूँ। तो अगर मतलब अपनी तरफ से बताऊं तो आप किसी बड़े प्लांट से स्टार्ट करिए, ठीक है। लाइक अ पेट, और बड़ा प्लांट मेरे हिसाब से आप जो स्टार्ट करें, जो इमर्जिंग फील्ड है राइट नाउ, ठीक दे है। आर पेट्रोकेमिकल, ठीक है। फर्टिलाइजर, रिफाइनरी और स्पेशलिटी केमिकल। आप इनमें ट्राई करिए रेदर देन वर्किंग ऑन द, अगर आपको मतलब ऑन द रेगुलर बेसिस नहीं मिल रही, आप थर्ड पार्टी करिए और ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस आप करिए। वो आपको क्या है कि आप एक्सपीरियंस भी देगा, और आपको वो जो है एक्सपीरियंस के साथ में आपको एक वर्किंग कल्चर आपको सिखाएगा कि बिल्कुल। कैसे किसी इंडस्ट्री में वर्क करना है। अगर आप छोटी इंडस्ट्री में वर्क करेंगे तो वहाँ जो है आई डोंट थिंक कोई प्रॉपर कल्चर है। ठीक है। लेकिन अगर आप रेदर वर्किंग फॉर द बिग कंपनीज लाइक रिलायंस और आईसीएल, वहाँ पे थर्ड पार्टी चलता है, हमेशा चलता है। हम्म। आप वहाँ जाइए आराम से, कंसल्टेंट जो भी हैं वहाँ पे उनसे बात करिए और वहाँ पे आप ज्वाइन करिए, एंड देन द कम द वर्ल्ड सी, जो मतलब जो भी इंटरव्यूज हैं वो आपकी कंपनीज देखते हैं हमेशा, अच्छा। और आपकी नॉलेज देखते हैं। हम्म। वो देखेंगे कि आपका जो सीवी है उसमें आपने जो कंपनीज हैं वो हम्म। किस लेवल की हैं। अगर ओके। आपकी शॉर्ट कंपनीज हैं तो आई थिंक वो आपका सीवी वहां पे डाउन हो सकता है। हम्म। लेकिन रेदर देन अगर आपकी कंपनीज अगर बिग हैं या पीएसयूज हैं, अगर आप उनके अंडर में काम कर रहे हैं वर्किंग इन द प्राइवेट ऑल्सो, हम्म। लेकिन तो आपका ज़्यादा ग्रोथ है, जो हम्म। कि मैंने खुद रियलाइज करा। हम्म। द थिंग वाज दैट। और आप एक कंपनी में स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट टूवर्ड्स ना रहिए। ठीक है। आपने वहां पे गेन कर ली नॉलेज, हम्म। आप 100% तो गेन नहीं कर सकते, 60 से 70% गेन करिए। बिल्कुल। फिर जो है आप अगर नेक्स्ट ऑप्शन की सर्च में रहिए कि इससे ओके। बेटर ऑप्शन क्या है। क्योंकि अगर लर्निंग रुक गई और आपकी ग्रोथ रुक गई तो आपका कैरियर जो है एक कहते हैं ना स्लो डाउन हो जाएगा स्पीड। बिल्कुल ठीक बात लेकिन है। आप स्पीड अगर पकड़ेंगे, अगर आप इसी स्पीड से जाएंगे, गो विद द फ्लो, एंड एवरीथिंग विल बी गो वेल। हम्म। एंड बेसिकली एक चीज पे आपको ध्यान देना है कि जॉब के साथ में आपको 2 से 3 आवर्स जरूर निकालने हैं। जो हम्म। भी आप डेली प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, जो भी आप डेली जॉब कर रहे हैं, उनका जो है आपका मतलब जो भी इंडस्ट्री है उस पर क्या इफेक्ट आ रहा है। ओके। उनका मतलब जो बेसिक्स पढ़िए आप उसका, जैसे कि पंप्स है, तो आप पंप डेली मतलब रन कर रहे हैं तो वो पंप कैसे कर रहा है, उसका सील प्लान पढ़िए। हम्म। उसका कैविटेट कर रहा है, क्यों कर रहा है, आपका पंप कैविटेट कर रहा है, आपने ध्यान नहीं देंगे ऑन द फील्ड, हम्म। लेकिन आप घर पे आके ध्यान दे सकते हैं कि आपका पंप कैविटेट कर, अच्छा मैं ये नहीं करता, अगर मैं ये चीज़ इंप्लीमेंट करता तो पंप कैविटेट नहीं करता, प्राइमिंग में कहीं दिक्कत होगी मेरे से, ठीक है। तो ये चीज़ें कई बार क्या होता है कि मतलब सिचुएशंस नहीं वेल आउट होती हैं, तो उस चक्कर में भी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उन सिचुएशंस को कैसे टैकल आउट करना है। ठीक, अगर मैं ये करूँगा मतलब, अगर आपके लाइफ में मेरे हिसाब से अगर प्रॉब्लम्स नहीं है तो लर्निंग का कोई मज़ा नहीं है। और कुछ लोग होते हैं कि प्रॉब्लम से आ गई तो पीछे हट जाएं, लेकिन पीछे हटने से ज़्यादा अच्छा है ना अगर आप उसको सॉर्ट आउट करें कि मैं कैसे इसको फाइंड आउट कर सकता हूँ इसका सोल्यूशन, तो वो ज़्यादा बेटर है इन द फील्ड ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग। बिल्कुल ठीक बात है। बहुत अच्छी बात बताई आपने कि देखो लर्निंग सबसे ज़रूरी है, बिकॉज बिना लर्निंग के ग्रोथ नहीं हो सकती, और बिना लर्निंग के अर्निंग भी नहीं हो सकती। तो सेम हमेशा सर। अपनी लर्निंग को स्टेप अप करते रहना पड़ेगा। जहाँ पर आपको लगे कि अब मेरा खुद का सेचुरेशन आ गया है, तो आपको सेकंड ऑप्शन की तरफ आगे मूव ऑन करते रहना चाहिए। बिल्कुल आपने ठीक बात बोली। ऋतिक, एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछूंगा। आप मुझे बताइए कि आपके हिसाब से जो आपने अभी 3-4 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, तो आपने जो भी देखा है अपने आसपास अपने सर्कल में, जूनियर्स को, सीनियर्स को, कॉर्पोरेट में काम करते हुए, तो मुझे बताओ कि इंडिया में अभी करेंटली अगर बात करूं, एक फ्रेशर अगर जॉब चाहता है, तो कितना इंडिया में स्कोप है जॉब का। ठीक है, मतलब अगर मैं प्राइवेट कंपनी में जाना चाहता हूँ, मेरा कैंपस नहीं हुआ है, तो मैं आगे अगर इंडिया में ट्राई करता हूँ जॉब की, जॉब पोर्टल्स के थ्रू, कंसल्टेंट्स के थ्रू,
लिंक्डइन के थ्रू, एल्यूमिनाइज के थ्रू, सीनियर्स के थ्रू, ठीक है? तो आपने इंडस्ट्री तो बताई कि बड़ी कंपनीज़ में काम करना चाहिए, इस इंडस्ट्रीज़ में काम करना चाहिए। बट एज़ पर योर नॉलेज कि कितना स्कोप है अभी इंडिया में केमिकल इंजीनियरिंग सेक्टर का? क्योंकि सेक्टर्स तो बहुत सारे हैं, है ना? तो उनमें क्या उम्मीदें हैं कि जॉब मिल सकती है? कितने पैकेज में हम शुरू में स्टार्ट कर सकते हैं? और फिर आगे 5 साल में अपने आप को कहाँ पे देख सकते हैं? सर अगर मैं बात करूं कि शुरू में आपको जो है पैकेजेस कम मिलेंगे, दैट मस्ट बी लाइक आप अपना ब्रेड बटर ही मैनेज कर पाएंगे उसमें। लेकिन अगर आप उस पैकेज में अपना लर्निंग इंक्लूड करेंगे और बिल्कुल। आप कंपनीज से शुरू करेंगे, अप्रोच करना कंपनीज में अगर आप जाएंगे, तो आप अभी नेट्स पोर्टल भी चालू है, आई थिंक पुराना, वो काफ़ी टाइम हो गया, तो नेशनल अप्रेंटिस पोर्टल है। तो आप जो है मतलब अप्रेंटिस के थ्रू भी जा सकते हैं, या किसी का मतलब रेगुलरली किसी ना किसी कंपनी में टर्न अराउंड चलता है, शट डाउन चलता है, एंड बिल्कुल। वो आपका फ्रेशर को कंसीडर कर लेते हैं। अगर आपने इंटर्नशिप्स करी है हुँ, और तो जब वो आपको कंसीडर करते हैं तो आप उस कंपनी में है जाइए और वहाँ पे लर्निंग करिए अपनी जो भी है, या आप थर्ड पार्टीज भी रहते हैं, कॉन्ट्रैक्टर बेस भी रहते हैं कई जगह पे, जैसे कि फ्रॉम द ONGC एंड रिलायंस एक्सेट्रा, मैनी कंपनीज आर देयर हु आर वर्किंग फॉर द अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो। सो वहाँ पे भी आप जो है अपनी जॉब परस्यू कर सकते हैं एज अ फ्रेशर। आप एक फ्रेशर के थ्रू जाइए, फ्रेशर टू टैग पे जाइए और वहाँ पे एक सैचुरेशन लेवल तक जाइए, एंड देन आप स्विच करने की कोशिश करिए। आप इंटरव्यू चलते हैं, आप जाइए, उसमें बैठिए, आपको रिजेक्शंस आएंगे, लेकिन आप उन रिजेक्शन से देखिए कि मेरी गलती कहाँ पे रह गई। हुँ। द थिंग इज दैट कि आप वो अपने रिजेक्शंस को अपना परफेक्शन बनाइए और फिर जो है डेफिनेटली इंटरव्यू क्रैक करिए और बेटर ऑप्शंस के लिए आगे बढ़ते रहिए। द थिंग इज दैट। ग्रेट। सो गाइस बहुत अच्छी बात बोली ऋतिक ने। देखो मैं भी यही बोलना चाहूँगा अपने एक्सपीरियंस से कि इंडिया इज़ ए हब ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़। जॉब्स बहुत है, अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत है, बट अगर तुम घर के अंदर बैठे रहोगे, तो कोई अपॉर्च्युनिटी तुम्हें नहीं मिलने वाली। घर से बाहर निकलना पड़ेगा, धूप में काला होना पड़ेगा। साथ ही साथ अपनी ईगो और अपने एटीट्यूड को पीछे रखना पड़ेगा। जिनसे बात नहीं की आज तक, उनसे बात करनी पड़ेगी। जिन सीनियर को आज तक कभी हेलो नहीं किया, गुड मॉर्निंग नहीं किया, उनको भी सोशल मीडिया पे रीच करना पड़ेगा। कॉन्टैक्ट्स बनाने पड़ेंगे, नेटवर्क क्रिएट करना पड़ेगा। जो लोग ऑलरेडी किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, उनके थ्रू अपना रिज्यूमे फॉरवर्ड करवाना पड़ेगा। जॉब पोर्टल्स पे आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। डेली बेसिस पे अपना सीवी अपडेट करना पड़ेगा और जब भी जो भी जॉब्स आए, जो भी अपॉर्च्युनिटी आए, आपको उस अपॉर्च्युनिटी में अप्लाई करना होगा और लगातार एफर्ट डालते रहना होगा फर्स्ट जॉब के लिए। क्योंकि रिक्रूटमेंट चलती रहती है, कंपनीज़ को भी लोग चाहिए और कंपनीज़ भी इतना पैसा अफ़ोर्ड नहीं कर सकती कि वो नेशनल लेवल पे जाके एडवर्टाइज़मेंट करे। तो वो एक स्मॉल स्केल पे, लोकल लेवल पे एडवर्टाइज़मेंट करती है, तो अगर कैंडिडेट खुद उन तक पहुँच जाए, तो वो हायर भी कर लेती है। तो वो बिल्कुल। आपको पहुँचना है कंपनी तक कि आपके एरिया में या आपके एरिया के आस-पास कौन-कौन सी कंपनीज़ है, जो कि केमिकल इंजीनियरिंग या इससे रिलेटेड सेक्टर्स की कंपनीज़ है। उनमें जा सकते हो, ऑफ़लाइन माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हो या फिर आपका कोई सीनियर वहाँ पे काम कर रहा है, तो उसके माध्यम से भी आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे बड़ी बात कि आपको एक्टिव रहना है, जॉब्स बहुत है। ओवर द पास्ट 12-13 इयर्स मैंने अपने स्टूडेंट्स को इसी तरह अपना करियर बनाते हुए देखा है और आगे बढ़ते हुए देखा है। और जब आपकी जॉब लग जाती है, उसके बाद जैसे ऋतिक ने बोला, अपना पूरा फ़ोकस लर्निंग पर देना है। ये नहीं सोचना कि मेरा पैकेज कम है, ये नहीं सोचना कि मेरी तो पे बहुत कम आ रही है, ये नहीं सोचना कि मेरा तो दोस्त पीएसयू में बैठा हुआ है, वो तो लाखों कमा रहा है, मैं तो हज़ार ही कमा रहा हूँ। तो कहीं न कहीं आपको ये सोचना है कि मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, अगर पहले नहीं की तो अब कर लो, क्योंकि अगर अब भी नहीं करोगे तो फ्यूचर में करनी पड़ेगी। मेहनत कभी ना कभी तो करनी पड़ेगी ना, लर्निंग कभी ना कभी तो करनी पड़ेगी। तो अभी कर लो, ये बेस्ट मौका है, क्योंकि सामने वाला तुम्हें पैसे क्यों दे? तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है, वो तो तुम्हें सिखा रहा है, ट्रेन कर रहा है, तुम्हें तो ट्रेनिंग के नाम के पैसे मिल रहे हैं, जो भी मिल रहे हैं तुम्हारी सैलरी में। तो पहले तुम सीख जाओ, एक्सपीरियंस्ड बन जाओ, स्किलफुल बन जाओ,
कंपनी के लिए एक एसेट बन जाओ, कंपनी के लिए एक वैल्यूएबल क्रिएशन बन जाओ, उसके बाद तुम देखना धीरे धीरे तुम्हारा पैसा भी बढ़ेगा, तुम्हारी वैल्यू भी बढ़ेगी, और जहां तुम पहले खुद अप्लाई कर रहे थे, अब कंपनियां तुम्हें ढूंढेगी और तुम्हें खुद फोन करके बुलाएगी कि आओ हमारे पास आके काम करो। तो पहले वो स्किल्स अपने अंदर लेकर आनी पड़ेगी, कंपनी के लिए एसेट बनना पड़ेगा, एक वैल्यू क्रिएट करनी पड़ेगी, और उसके बाद आप अपना करियर अच्छे से शेप कर सकते हो। और उसके बाद ना सिर्फ इंडिया में, अगर जिस टेक्नोलॉजी पे आप काम कर रहे हो वो टेक्नोलॉजी आउटसाइड इंडिया भी एग्जिस्ट करती है, तो आप आउटसाइड इंडिया भी ट्राई कर सकते हो अगर आपका मन है तो गाइस, स्किल्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इस दुनिया में उसी की वैल्यू होती है जिसके पास स्किल्स होती है, और स्किल्स सीखी जा सकती है, लर्न की जा सकती है। तो जब भी आपको मौका मिले, लर्निंग पे ध्यान दो, लर्निंग के साथ साथ ग्रोथ और अर्निंग अपने आप हो जाएगी। अच्छा ऋतिक, एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जनरली जब बच्चे इंटरव्यू में बैठते हैं ना, तो जैसे आपने भी बोला कि दिल की धड़कन तेज हो गई, है ना, लेकिन कईयों की दिल की धड़कन ही नहीं, कईयों के शरीर काम करना बंद कर देते हैं, बुखार हो जाता है, कांप जाते हो, और जब इंटरव्यू के सामने बैठते हो तो इतना पसीना आता है कि कुछ बोल ही नहीं पाते, इंग्लिश हिंदी सब उल्टा पुल्टा हो जाता है, और जो भी इंटरव्यू क्वेश्चन पूछता है वो क्वेश्चन का आंसर अंदर तो आता होता है बट जबान से बाहर नहीं निकल पाता। ठीक है, और कहीं ना कहीं जब वो आंसर कर भी रहे होते हैं तो उतना कन्विंसिंग आंसर नहीं होता है, वो कॉन्फिडेंस उनके अंदर नहीं होता है। तो आप एक बार बताओ कि जब आपने इतने इंटरव्यूज दिए, इतने इंटरव्यूज क्रैक किए, तो वो कॉन्फिडेंस कैसे लाया जाए, आप कैसे लेकर आए, कैसे इंटरव्यू के सामने बैठ के बातें करनी चाहिए, और क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए कि इंटरव्यू देते टाइम, सो दैट हम उसको क्रैक करें। सर एवरीथिंग जो है मेरे अकॉर्डिंग जो है प्रैक्टिस से शुरू होती है। जैसे कि हम खाली टाइम होता है बिल्कुल। अपने दोस्तों के साथ बैठते थे इंडस्ट्रीज में, तो हम लोग आपस में ही एक मॉक सेशंस रखते रहते थे। तो उसमें क्या था कि हम आपस में इंटरव्यू मतलब लेते रहते थे, क्वेश्चंस पूछ रहे थे एक दूसरे से। उससे क्या था कि हमारे डाउट्स क्लियर होते थे, पहली चीज। ठीक और है। सेकंड थिंग क्या थी, हमारे इंटरव्यू की प्रिपरेशन होती रहती थी थोड़ी बहुत, जो ठीक भी बात थी। है। और सेकंड थिंग जो थी मेरे साथ में कि बाकी जो था मेरा मैनेजर से इंटरेक्शन रहता था ज्यादा, कि कोई भी चीज अगर मेरे को डाउट होता है मैं अपने मैनेजर के पास जाता था और उनसे मैं पूछता था कि ये सर जी ऐसा क्या है। तो वो जो है प्रोफेशनल है, तो वो आप एक क्वेश्चन पूछने जाएंगे वो आपसे 4 क्वेश्चन पूछते हैं बिल्कुल। कि आपको उस क्वेश्चन को किस लेवल, वो आपको 4 क्वेश्चन इसलिए नहीं पूछते हैं कि आपको उनसे 4 क्वेश्चन पूछना है। द थिंग इज दैट कि वो आपका लेवल चेक करते हैं बिल्कुल ठीक कि बात है। आपको किस लेवल का आंसर बताना है। तो आप सही उनको बात है। 4 आंसर बताएंगे, 4 में से 2 आंसर बताएंगे, फिर वो आपको उस हिसाब से बताएंगे। और आपको जो 2 आंसर आपको नहीं पता वो आप घर पे जाके देखिए या आप वहीं पे देखिए कि ये इसका क्या है। जब मैं वही करता था और नेक्स्ट डे जाके अपने जो मतलब मैनेजर्स होते डिप्टी मैनेजर उनको जाके वो आंसर बताता था। फिर वो मेरे से नेक्स्ट डे और क्वेश्चन पूछते थे। तो थिंग वाज लाइक दैट एंड आई थिंक अभी तक की सैचुरेशन पीरियड वो नहीं आया कि मैं उनके सारे क्वेश्चंस का जवाब दे पाऊँ। ठीक क्योंकि बात वो है। नए नए मतलब क्वेश्चंस लाते थे और मुझे वो सैचुरेशन पीरियड कभी लाना भी नहीं है, क्योंकि जिस दिन वो सैचुरेशन पीरियड आ गया मेरी लर्निंग बंद हो जाएगी उसी दिन। सही बात है। बिल्कुल सो अगर इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी बीइंग अ फ्रेशर और बीइंग मतलब आप नया नया हैं, तो आप जो है मॉक इंटरव्यूज कंडक्ट करिए अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने सीनियर्स में, अपना आपसे जो ऊपर एग्जीक्यूटिव्स हैं उनसे मतलब पूछिए कि कैसे इंटरव्यूज करे जाते हैं। मतलब एक आपसे क्या इंटरव्यू में पूछा, अगर उनको इंटरव्यू क्या आपसे क्या पूछा, अच्छा कैसे क्वेश्चन होते हैं, ये सब चीजें क्रैक करिए। और आपने बताया जैसे कि हार्ट बीट बढ़ती है और बाकी ये सब चीजें, तो उस केस में आप अपने जब इंटरव्यू से जा रहे हो 2 मिनट पहले ये सोचिए कि इंटरव्यू जो है ये क्या करेगा। सही बात है। मेरा फ्रेंड है ये तो सामने बैठा हुआ है, हम्म, अपने आप दिल की धड़कन डाउन से नॉर्मल, कुछ नहीं। बिल्कुल ठीक बात है। द थिंग इज दैट मैं तो यही करता था। बाकी एवरीवन हैज अदर स्ट्रेटेजीज, मैं तो यही करता था। और द थिंग इज मैं सबसे बड़ा सोचता था कि ये तो इंटरव्यू तो छोटा है, मेरे ऊपर तो महादेव का हाथ है, ये क्या करेगा मेरा। निकलना अगर इंटरव्यू निकलना होगा तो निकल जाएगा, वरना वो तो है देखने वाला मेरा। डेफिनेटली डेफिनेटली, बहुत अच्छी बात बोली आपने, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो हर एक चीज़ की प्रैक्टिस होती है, बिल्कुल आपने ठीक बोला।
आप रात को उठे और सुबह चले गए इंटरव्यू में बैठने और आपने कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं तैयार किया, तो डेफ़िनेटली आप वहाँ पे कुछ नहीं कर पाओगे। बट अगर आपने इंटरव्यू की प्रैक्टिस की है, आपके ग्रुप्स है फ्रेंड्स के साथ ग्रुप पे प्रैक्टिस की है, फ्रेंड्स रिमोट लोकेशन पे रहते हैं, तो ज़ूम पे आके प्रैक्टिस कर लो। अकेले हो तो शीशे के सामने बैठ के प्रैक्टिस कर लो। सबसे बड़ी चीज़ अपना इंट्रोडक्शन तैयार रखो। बहुत सारे बच्चे सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, वो टेक्निकल सब्जेक्ट तैयार करते हैं, वो इंट्रो तैयार ही नहीं कर पाते। तो जब एक्चुअल में इंटरव्यू में जाते हैं, इंटरव्यू पूछता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, वो इंट्रोड्यूस ही नहीं कर पाते खुद को। तो इंट्रोडक्शन अपना तैयार रखो, बिकॉज़ आपका इंट्रोडक्शन ही आगे इंटरव्यू की जो पूरी ड्यूरेशन होने वाली है, लेंथ होने वाली है, कहीं न कहीं उसको डिफाइन करेगा। अगर आप अपने इंटरव्यू में अपना एक्सपीरियंस के बारे में बताते हो, तो इंटरव्यू फिर आपसे आपके एक्सपीरियंस के बारे में पूछेगा। आपको एक्सपीरियंस नहीं है, आप अपनी इंटर्नशिप या बीटेक प्रोजेक्ट के बारे में बताते हो, तो इंटरव्यूअर उसमें से क्वेश्चंस पूछेगा। अगर वो भी नहीं बता रहे हो, आप अपने फेवरेट सब्जेक्ट्स बता रहे हो, तो इंटरव्यूअर आपके सब्जेक्ट्स के बारे में पूछेगा। तो आपका इंट्रोडक्शन कहीं न कहीं आपके इंटरव्यू को गवर्न करता है। दूसरी बात, आप जो भी आंसर करने वाले हो, इंटरव्यूअर कोई क्वेश्चन सोच के नहीं बैठे होते, वो आपके आंसर्स में से ही क्वेश्चंस पिक करते हैं। तो मेक श्योर कि आप जो भी आंसर्स कर रहे हो, वो इतने स्मार्टली करो कि अगर उसमें से क्वेश्चन पिक हो भी, तो वो क्वेश्चन का आंसर भी आप कर पाओ। जानबूझकर या गलती से उन्हें ऐसे वर्ड्स मत दो, जिसकी वजह से वो कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछ ले कि तुम फँस जाओ। लाइक मास ट्रांसफर डिफाइन करते हुए आप अगर खुद ही ड्राइविंग फोर्स में केमिकल पोटेंशियल बोल दोगे, तो इंटरव्यूअर तो पूछेगा ना कि डिफाइन केमिकल पोटेंशियल, और फिर वो थर्मोडायनेमिक्स की तरफ चला जाएगा, और थर्मो तुम्हें आता नहीं है तो तुम फँस जाओगे। तो काहे को बोलना है केमिकल पोटेंशियल डिफरेंस, सीधा बोल दो कंसंट्रेशन डिफरेंस। तो इस तरह से छोटी-छोटी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, और वो वर्ड्स तो यूज़ ही नहीं करने जिन वर्ड्स के बारे में हमें पता ना हो। तो उस चीज़ की आपको प्रैक्टिस करनी है। आपने इंटर्नशिप की है, अच्छा क्या इंटर्नशिप किया आपने बताओ? तो उसका भी एक यू कैन से एब्स्ट्रैक्ट 4-5 लाइन्स के अंदर तैयार रखना है। आपने बीटेक प्रोजेक्ट किया है, क्या बीटेक प्रोजेक्ट किया था आपने? तो 4-5 लाइन्स के अंदर आपको एब्स्ट्रैक्ट तैयार रखना है उसका, रेडी रखना है। तो हर चीज़ आपकी अगर रेडी रहेगी, तो आप आसानी से वहाँ पे बिना फंबल किए कॉन्फिडेंटली बता पाओगे। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, रेडी रखना चीज़ों को, तैयार रखना, और अपने जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स उन पे ग्रिप रखना। ख़ास करके जब आप इंडस्ट्री में इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो जो भी चीज़ें इंडस्ट्री में यूज़ होती है, जैसे कि ऋतिक ने बोला पंप्स, उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल दिया, पाइपिंग सिस्टम हो गया, वॉल्व्स हो गया, डिस्टिलेशन एंड एब्ज़ॉर्प्शन कॉलम्स हो गया, हीट एक्सचेंजर्स हो गया, इवापोरेटर्स हो गया, रीबॉयलर्स हो गया, कंडेंसर्स हो गया। तो जितने भी ये इक्विपमेंट्स इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, इनके बारे में, इनकी वर्किंग के बारे में, इनकी एप्लीकेशन के बारे में ज़रूर पढ़ के जाओ। क्योंकि जो इंटरव्यू में बैठा है, वो कहीं न कहीं इंडस्ट्री से है। वो शायद ये नहीं जानता होगा कि फर्स्ट लॉ या सेकंड लॉ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है। वो बहुत पहले पढ़ा था उसने, भूल गया है। बट वो ये ज़रूर जानता है कि इसकी एप्लीकेशन पे कौन-सी चीज़ें काम कर रही है इंडस्ट्री के अंदर, और वो कैसे वर्क कर सकती है, उसके अंदर क्या-क्या पैरामीटर्स ऊपर-नीचे होते हैं। वो वैसे ही क्वेश्चन तुमसे पूछेगा भी। अगर तुम उसका आंसर कर पाओगे कॉन्फिडेंटली, तो डेफिनिटली आपको सक्सेस मिलेगी मिलेगी। ऑब्वियसली तुमसे कोई डेरिवेशन नहीं पूछने वाला वहाँ पे, बट कॉन्सेप्ट्स की एप्लीकेशंस ज़रूर पूछेंगे। तो अपनी भी एप्लीकेशंस अगर आप रेडी रख के जाओगे, तो इंटरव्यू क्रैक करना बहुत आसान हो जाएगा। और उसके बाद जैसे ऋतिक ने बोला कि ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यू वाला क्या कर लेगा, है ना? मार थोड़ी ना देगा, या तो सिलेक्ट होगा या रिजेक्ट होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर आप कॉन्फिडेंस नहीं रख कर गए, अगर आपने कॉन्फिडेंटली आंसर नहीं किया, तो वैसे भी तुम रिजेक्ट होने वाले हो। एक बार कॉन्फिडेंट होकर इंटरव्यू देने जाओ, बिना इस खौफ के कि रिजेक्शन ना आ जाए। क्योंकि अगर इस खौफ के गए, तो शायद रिजेक्ट हो ही जाओगे। डायरेक्ट होना ही है। बट अगर ये सोच के जाओगे, ठीक है यार, जो भी होगा देखा जाएगा, मैं अपना बेस्ट दूँगा, तो देन देयर आर चांसेस ऑफ सिलेक्शन, कि सिलेक्शन हो सकता है। तो इफ यू डू नॉट हैव ए बिलीव ऑन योरसेल्फ, तब तो सामने वाला तुम पे क्यों बिलीव करेगा जब तुम्हें खुद पे बिलीव नहीं है तो। बट अगर तुम्हें खुद पे बिलीव है, तो सामने वाला शायद तुम पे बिलीव करके तुम्हें जॉब दे सकता है। तो ये छोटी-छोटी बातें अगर आप लोग ध्यान रखोगे, तो काफ़ी आसानी से जो चीज़ें हैं, वो सॉर्ट आउट हो पाएगी। अच्छा ऋतिक, एक चीज़ और मुझे बताइए, लाइक कई सारे स्टूडेंट्स अभी आपने देखा ही है कि एनएफएल की जॉब्स निकली है बहुत सारी, जी। आरसीएफएल की जॉब्स निकली है बहुत सारी।
ठीक है, तो आगे ये फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में काम करने वाले जी। हैं। आपको फर्टिलाइजर इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, अमोनिया मेकिंग, यूरिया मेकिंग, ठीक है। तो एक ओवरव्यू अगर हम पूछे कि फर्टिलाइजर इंडस्ट्री क्या होती है, इसमें क्या बनता है, मोटे मोटे लेवल पे, मोटे मोटे तौर पे क्या प्रोसेस है, तो उसके बारे में भी अगर आप ब्रीफ कर दो तो बच्चों को काफी हेल्प होगी। सर फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज में मतलब जो मेन प्रोडक्ट रहता है, जो रहता है दैट इज अ यूरिया। तो यूरिया की जो मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होती है, यूरिया के लिए जो दो हमें एसेंशियल चीज़ें ज़रूरत हैं, दैट इज़ अ CO2 एंड अमोनिया। ठीक तो है। CO2 जो है वो हमारी अमोनिया प्लांट से आती है, और अमोनिया भी हमारी अमोनिया प्लांट से आती है। ठीक सो है। पहले हम अमोनिया प्लांट पे फोकस करते हैं कि वहाँ पे अमोनिया प्रोडक्शन कैसे करते हैं। हम्म। तो सबसे पहले जो हमारी नेचुरल गैस है NG, वो हमारी आती है, उसको हम प्रीहीट करते हैं, उसको फिर जो है उसमें डीसल्फराइजेशन और बाकी और भी केमिकल स्टेप्स करते हैं। जैसे कि हम्म। सल्फर रिमूव करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गैस में सल्फर होता है, तो वो जो है हमारे ट्यूब्स में कोरोजन करता है, जो हमारे शेल्स हैं उसमें कोरोजन करता है, जो हमारी इक्विपमेंट है उसमें कोरोजन हम्म। करता है, और इन्वायरमेंट को भी हार्म पहुंचाता है, दोनों चीज़ें। तो ठीक है। हमको इन्वायरमेंट को भी देख के चलना है और अपना इंडस्ट्री को भी देख के चलना है कि हमें दोनों को ही हार्म नहीं पहुंचाना है। ठीक है। उसके बाद फिर जो है हम उसको प्रीहीट करते हैं, रिफॉर्मर में ले जाते हैं। रिफॉर्मर में हम जो एक टेम्परेचर लेते हैं, दैट इज 700 प्लस, 750 प्लस, वो वहां ठीक तक है। कि उसे NG के थ्रू ही बर्नर्स में हीट करते हैं, अच्छा। NG को। दैट वहां पे हम दो नेचुरल पार्ट गैस में, को। नेचुरल गैस को हम दो पार्ट में स्प्लिट कर देते हैं बिफोर द रिफॉर्मिंग। एक फ्यूल गैस रहता है, एक हमारा फ्यूल गैस रहता है, एक फ्यूल गैस और एक प्रोसेस गैस। जो प्रोसेस प्रोसेस। गैस होता है वो हमारा जो है प्रोसेस में यूज रहेगा, और जो फ्लू गैस है वो हमारे फॉर द बर्निंग, फॉर द इग्नाइटिंग, फॉर द थर्मल एनर्जी, प्रोवाइडिंग थर्मल एनर्जी, उसके लिए यूज रहता है। तो हमारा जो है सबसे पहले हमारा प्राइमरी रिफॉर्मर जाता है, टॉकिंग अबाउट द प्रोसेस। फिर जो है प्राइमरी रिफॉर्मर में जो होता है हमारा गैस की क्रैकिंग होती है वहाँ पे। तो जब भी कोई NG, मतलब आपको पता है हाइड्रोकार्बन कोई भी बर्न होता है तो वो CO2 H2 वगैरह रिलीज करता है, और जो अनकन्वर्टेड रह जाता है वो हमारे सेकेंडरी फॉर्म में जाता है। तो सेकेंडरी फॉर्म में जाके वहाँ पे जो है हमारा फिर जो है क्रैकिंग होती है, और जो भी होता है इग्नाइशन होता है। फिर वहाँ पे जो है हमारा जो CO2 H2 जो है वहाँ पे हमें अलग हो जाता है, और थोड़ा सा NG बचता है। फिर जो ठीक है। हमारा CO2 है वो उसको हम भेजते हैं अलग सेक्शंस में। अगर मैं ओवरव्यू की एक बात करूँ तो हमारा CO2 रिमूवल सेक्शन रहता है, तो वहाँ हम्म। से हम CO2 को रिकवर कर लेते हैं हम्म। थ्रू द GV सोल्यूशन। और GV सोल्यूशन से हम रिकवर करके उसको हम CO2 मतलब जो हमारा है उसको ब्लोअर के थ्रू, एक अगर कहीं पे ब्लोअर होता है, कहीं पे एक माइल्ड कंप्रेसर होता है स्मॉल स्केल का, तो उसको हम अमोनिया प्लांट में यूरिया प्लांट में भेज देते हैं। ठीक और है। जो हमारा बाकी जो प्रोसेस गैस बचती है उसे हम सिन गैस, मतलब CO2 एक्सट्रैक्ट करने के बाद वो सिन गैस रहती है, सिंथेसिस गैस बोलते हैं उसको हम। उसको जो है हम अमोनिया कन्वर्टर में मतलब जो है फीड करते हैं बाय द प्रोसेस। बीच में जो प्रोसेस होते हैं वो मीथेन मतलब और भी प्रोसेस रहते हैं, दैट इज हमारा मिथनेशन वगैरह और भी प्रोसेस रहते हैं बीच में। तो उसके बाद में जो है हमारा जाता है अमोनिया कन्वर्टर में। अमोनिया कन्वर्टर में अमोनिया पर लूप जो होता है 100% मतलब बनती है, फिर वो क्या रिसाइकल लूप रहता है। अब सीन ये आता है कि हम जो है अमोनिया को ही अमोनिया से मतलब एक कूल डाउन करते हैं, रेफ्रिजरेट करते हैं वहाँ पे। हम्म। तो अमोनिया को हम एक्सट्रैक्ट आउट करके अपना यूरिया प्लांट दे देते हैं, एंड देन स्टार्ट द मतलब जो है यहाँ पे यूरिया प्लांट जो है शुरू होता है। जो यूरिया प्लांट में हमारा एसेंशियल हमें रिक्वायरमेंट है। अमोनिया प्लांट में नाइट्रोजन की सप्लाई कैसे होती है, पर वो भी बताना। सर अमोनिया प्लांट में जो नाइट्रोजन की सप्लाई रहती है वो हमारी रहती है एम्बिएंट। हम्म। जो हमारा प्रोसेस गैस में हम बर्निंग, जो हमारा फ्लू गैस आता है तो फ्लू गैस से हम नाइट्रोजन एक्सट्रैक्ट आउट कर लेते हैं। एयर सेपरेशन यूनिट की हेल्प से। ये हाँ ASU, हम कहीं पे अलग भी करते हैं, ASU भी रहता है कहीं कहीं पे, और कहीं पे ये भी रहता है, दोनों चीज़ें रहती हैं। अच्छा। तो यूरिया प्रोडक्शन के ऊपर अगर मैं बात करूँ तो यूरिया प्रोडक्शन के लिए जो है सबसे पहले जो हमारे पास रॉ मटेरियल हमें चाहिए, दैट इज CO2 एंड एमोनिया। बिल्कुल। तो CO2 और अमोनिया जो है हमें दोनों अमोनिया प्लांट से मिल गई। अब हम क्या है CO2 को हम CO2 कंप्रेसर में एक कंप्रेस करते हैं एट प्रेशर ऑफ 200 प्लस kg, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर ऑटोक्लेव होता है रिएक्टर जो हमारा होता है जनरली। तो उसके बाद में और जो हमारा अमोनिया होता है वो भी अमोनिया फीड पंप से, कहीं पे फीड पंप होता है हमारे प्रीवियस प्लांट में, वहाँ पे इंजेक्टर था, रेसिप्रोकेटिंग पंप बोलते हैं इसको। तो वहाँ पे उससे हम कंप्रेस करके एक
सर्टेन प्रेशर पे जो है उसे फीड करते हैं इन द रिएक्टर। उसके बाद फिर जो है वहाँ पे रिएक्शंस होती हैं, वहाँ पे ट्रेज होती हैं, जो ट्रेज हैं वो बबल कैप ट्रेज कहीं पे होती हैं, कहीं पे आपका सुपर कप्स होते हैं, तो वो अलग अलग ट्रेज है, अलग अलग कॉलम्स है। बेसिकली वो रिएक्टर से मिक्सिंग होती है वहाँ पे, और मिक्सिंग होके वहाँ पे एक डेफिनेट प्रोडक्ट बनता है जैसे यूरिया। तो जो कन्वर्जन होता है वो आपका 33%, मतलब वहाँ पे यूरिया डेफिनेटली फॉर्म हो जाता है। और वो रिएक्टर जो रहता है हमारा, दैट इज़ अ प्लग फ्लो रिएक्टर। ओके। तो उसमें क्या है, 29 मिनट का रेजिडेंस टाइम होता है। 29 मिनट के बाद में जो है हमारा जो कन्वर्टेड प्रोडक्ट होता है वो बाहर निकलता है, मतलब डेफिनेट हाइट पे जाके वो एक कन्वर्टेड प्रोडक्ट हमारा बाहर निकलता रहता है। और जो प्रेशर होता है रिएक्टर का, वो हम पीसीबी एक कंट्रोल वाल्व होता है हमारा, दैट इज़ अ प्रेशर कंट्रोल वाल्व, वो हम उससे मैनेज करते हैं। उसके बाद फिर जो है हम उसको, जो हमारा रिएक्टर का प्रेशर रहता है दैट इज़ आई थिंक 195 प्लस, हमारा 195 से 200 रहता है। और जो टेम्परेचर रहता है दैट इज़ एट 200 डिग्री। तो इतना ये टेम्परेचर और प्रेशर प्रेशर की होता यूनिट्स क्या रहती है, किलो पास्कल? है सर, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर जी। केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। जी, और जो टेम्परेचर रहता है वो हमारा डिग्री सेल्सियस में ही रहता है ठीक इंडस्ट्रीज में। मतलब आप इंडस्ट्रीज में केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर जी में ही सारे मतलब यूनिट्स हैं बिल्कुल बिल्कुल। प्रेशर के जनरली आपको मिलेंगे। तो यहाँ से जो है आपका फिर जाता है आपका, अगर प्रीवियस प्लांट की बात करूँ तो वहाँ पे जो था हमारा एसपी डिकम्पोजर था, एसपीडी हाई प्रेशर डिकम्पोजर। तो वहाँ पे जो हमारा अनकन्वर्टेड बचता है कार्बोमेट, उसको हम क्रैक करके यूरिया एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं, और बाकी जो है पानी आनी जो भी अनकन्वर्टेड रहता है हमारा, उसको हम स्केप आउट करके एब्जॉर्ब कर लेते हैं सेक्शन में, उसको हम रिकवरी कर लेते हैं। फिर हमारा जो एसपीडी सेक्शन रहता है, इसका जो प्रेशर रहता है दैट इज अबाउट, जो आपको हमारे यहाँ बताओ, दैट इज ऑफ 15 kg। तो उतने केजी पे हम इसे 17 से 18 पे हम ऑपरेट करते थे प्रीवियस प्लांट पे, और यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है। ओके। तो वहाँ पे उसे ऑपरेट करा उतने पे। उसके बाद क्या है कि मतलब एक चीज़ है कि आप स्टेप वाइज टेम्परेचर और प्रेशर जो है डाउन कर रहे हैं, डाउन उससे करें क्या है बिल्कुल। मैक्सिमम रिकवरी हमको मिल रही है। तो वहाँ पे वही था। तो उसके बाद फिर हमारा एचपीडी के बाद में एलपीडी होता है। एलपीडी में हम मतलब लो प्रेशर डिकम्पोजर, तो हम लो प्रेशर पे डिकम्पोजिंग करते हैं वहाँ पे। उसके बाद फिर हमारा वैक्यूम सेक्शन होता है, उसके बाद ऑक्सीडेशन और हमारा अदर सेक्शंस आते हैं। फिर जो है हमारा वैक्यूम आता है। वैक्यूम सेक्शन में क्या करते हैं, जो हमारा मतलब जो वाटर जो बनता है, वाटर जो रिएक्शन में रहता है, तो उसको जो है हम एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं बाय द वैक्यूम। ठीक है, उसकी तो स्टीम उसमें बनाते हैं। नहीं सर, स्टीम नहीं बनाते हैं, वो हमारा जो वाटर है उसे हम वैक्यूम के थ्रू इवैक्यूएट कर लेते हैं। तो यूरिया जो रहता है वहाँ पे क्रिस्टलाइजर, या मतलब जो भी हमारा रहता है, यूरिया जो है थोड़ा हमारा हैवी रहता है, और जो वाटर जो रहता है वो लाइटर रहता है। तो वाटर जो है वैक्यूम के थ्रू जो है मतलब हमारा प्रोसेस कंडेंसेट के साथ में निकल आता है बाहर, और जो हमारा रिच सोल्यूशन रहता है वो डाउनवर्ड फ्लो कर जाता है। सो ऐसे रहता आगे जाके फिर वही सेक्शन जो है मतलब हमारा 97%, 99.7% तक की उसकी प्योरिटी आके फिर जो है हम इसको प्रिलिम टावर पे भेजते हैं। प्रिलिम टावर एक डेफिनेट एक हमारा सिविल स्ट्रक्चर होता है जिसपे कि हम एक सर्टेन हाइट से जो अपना सोल्यूशन है उसको गिराते हैं, और बाय द हाँ सर, वहाँ से गिरने के बाद में फिर जो है वो यूरिया प्रिल की फॉर्म ले लेता है। फिर उसके बाद में जो हमारा एफसीओ नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग यूरिया जो है हम डायरेक्टली सप्लाई नहीं कर सकते ऐसे, तो हम उसे नीम कोटिंग करते हैं ताकि उसका कोई मिस यूज़ ना हो। तो नीम कोटिंग करते हैं, बाकी कई जगह पे उसे सल्फर कोटिंग भी करते हैं। अभी जो न्यूली लॉन्च है जैसे गोल्ड सल्फर यूरिया गोल्ड, तो उसमें हम वो करते हैं। और इन पूरे प्रोसेसेस में हम कुछ पैरामीटर होते हैं जो मॉनिटर करते हैं, जैसे कि बायरेट फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए हमारा, और बाकी भी चीज़ें हैं कि हम लोग टेम्परेचर प्रेशर जो है पूरा वॉच करना, और कहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा है कहाँ पे कम है, और सारा ऑप्टिमाइजेशन रहना, कहीं पे किसी वेसल्स में किसी डिकम्पोजर में जो है पीआरबी पीएसवी लिफ्ट ना करे, मतलब पूरे पैरामीटर को वॉच थ्रू करते हुए स्मूथ प्रोसेस को रन करना, ये हम लोग को वर्क रहता अमेजिंग अमेजिंग। सो गाइस, जैसे कि आपने सुना कि जब फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में इतना एक्सपीरियंस हो जाता है तो पूरी की पूरी प्रोसेस हम कैसे बता सकते हैं। तो खैर आपको इतना डिटेल में नहीं बताना है, बट
जैसे कि ऋतिक ने ओवरव्यू दिया, तो इस ओवरव्यू से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में कैसे कैसे काम होता है ये आप ज़रूर पढ़ के जाना, बिकॉज मैं ये मानता हूँ कि अगर आप एक फर्टिलाइजर कंपनी का इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो इंटरव्यूअर भी एक्सपेक्ट करेगा कि बेसिक आइडिया तो आपको फर्टिलाइजर कैसे बनते हैं उसका होना चाहिए। और यूरिया is the most common fertilizer because this is the fertilizer that provides nitrogen to the uh, earth crust। ठीक है, तो नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर है, और हमेशा टॉप न्यूज़ में रहता है यूरिया। सब्सिडी वगैरह भी यूरिया भी सबसे ज़्यादा मिलती है, तो इसलिए इसके बारे में तो आप डेफिनेटली अच्छे से पढ़कर जाना, कितने परसेंट नाइट्रोजन है, कैसे बन रहा है, अमोनिया, CO2, सब ऋतिक ने बताया डिटेल में, एक एक प्रोसेस डिटेल में बताइए। तो आप ये सब कुछ ध्यान से सुनना, सुना होगा आपने, रिपीट मोड पे सुनना, और आपके पास जो नोट्स बने हुए हैं या ड्राइडन की भी हेल्प हेल्प लेना, और एक इंट्रोडक्शन आप माइंड में रेडी करके जाना जब आप फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के लिए पढ़ के जा रहे हो तो। अच्छा ऋतिक, एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अभी जो स्टूडेंट्स गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी जून का महीना चल रहा है, फरवरी 2025 में एग्जाम है, तो लगभग लगभग 7 से 8 महीने बच्चों के लिए बचे हैं। ठीक है, तो तुम क्या मैसेज देना चाहोगे उन बच्चों को कि 7 से 8 महीने जो बचे हैं उनको किस तरह से वो आगे पढ़े, चाहे वो जॉब के साथ बच्चे तैयारी कर रहे हो, या बीटेक के साथ तैयारी कर रहे हो, या ड्रॉप के साथ तैयारी कर रहे हो, या ड्रॉपर हो चुके हो, एमटेक के साथ पढ़ रहे हैं, जो भी स्टूडेंट्स जिस भी स्टेज में है, अगले 7 से 8 महीने तुम्हारा क्या मैसेज है उन बच्चों को? मेरे हिसाब से सर, जो भी आपने अभी तक की पढ़ लिया इन द प्रीवियस टाइम, आपके पास में अगर 5 से 6 7 महीने जैसे कि सर ने बताया भी बाकी हैं, तो आप अगर उसी पे ही अपना कमांड कर लेंगे अच्छे से, अगर आई थिंक गेट को निकालने के लिए कि 100% सिलेबस कोई भी तैयार करके नहीं जाता है, और किसी के लिए पॉसिबल भी नहीं है। जो आपको सब्जेक्ट अच्छा लगता है आप उस पर कमांड करिए अपना, अच्छे से उसके प्रॉब्लम सॉल्व करिए, उसके बेसिक्स क्लियर करिए। और गेट पे कमांड करने के लिए आपको बेसिक्स क्लियर करना सबसे जरूरी है। किसी भी मतलब कैंपेन इंजीनियरिंग फील्ड में आपको कमांड करने के लिए बेसिक्स पर क्लियर अपना जो है फोकस रखिए, बेसिक्स क्लियर रखिए, सब कुछ आपके अकॉर्डिंग जाएगा, सब कुछ वेल एंड गुड होगा। और जो मतलब जॉब के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं वो जो है अपना, जैसे कि 8 आवर्स की शिफ्ट रहती है, मैं भी शिफ्ट में रहता हूँ तो मेरे को एक आइडिया है। 8 आवर की शिफ्ट है, आपके पास 16 आवर्स बची हैं, तो 16 आपको जो 16 आवर्स है उसमें आप 4 से लेके आप 5 आवर्स इजिली आप मैनेज कर सकते हैं। अपना जो भी पास्ट पेपर्स हैं उनको आप स्टडी करें, क्या क्वेश्चंस पूछे गए पिछले, क्योंकि कभी कभी मतलब डेफिनेटली यही रहता है कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। बिल्कुल। तो आप उन क्वेश्चन पे फोकस करिए, और उनके जो बेसिक्स हैं, क्वेश्चन अगर सीधे नहीं पूछा थोड़ा सा घुमा के पूछा जाएगा, क्वेश्चन वही रहेगा, उसका कॉन्सेप्ट वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा। डेफिनेटली। तो बिल्कुल गाइस, जैसे ऋतिक ने बोला, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप में से बहुत सारे बच्चे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को ही सबसे कम तवज्जो देते हो, सबसे कम वेटेज देते हो। तो मैं भी काफ़ी सारे सेशन में आपको ये बोलता हूँ कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बिकॉज जिस ईयर का गेट तुम देने वाले हो ना, वो तुम्हारे जूनियर्स के लिए एक PYQ है। तुम्हारी तो लाइफ वो गेट ईयर डिसाइड करेगा, पर तुम्हारे जूनियर्स के लिए तो वो PYQ है ना। तो जो भी PYQ तुम करने वाले हो ना, वो उस साल के बच्चों के लिए तो मेन गेट एग्जाम था। हमेशा ये बात ध्यान रखना कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आर द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, और बहुत ज्यादा पुराने भी नहीं कर रहे, मैं कहूँगा पिछले 25 साल के कर लो काफी है। फ्रॉम 2000 टू 2024 भी अगर आप कर लोगे, और 4-5 बार भी अगर आपने प्रैक्टिस कर ली ढंग से, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस गेट में पूछे जाते हैं। 2025 में, 26 में जब भी आप गेट दोगे, वही क्वेश्चंस रहने वाले हैं, कॉन्सेप्ट्स वही रहते हैं, स्टेटमेंट बदल जाएगी, डाटा बदल जाएगा। अभी उसने ए पूछा था तो कल को बी पूछ लेगा, कल को बी पूछा था तो अब सी पूछ लेगा, कॉन्सेप्ट वही रहते हैं। तो आप पहले कंसेप्ट पे काम करो, कंसेप्ट पे काम करके प्रीवियस क्वेश्चंस पे काम करो। बहुत ज़्यादा हाई हल्ला क्वेश्चन के करने की नीड नहीं है। ये गेट एग्जाम है, IIT-JEE का एग्जाम नहीं है, जहां तुम्हें डेली बस प्रैक्टिस क्वेश्चंस ही करने हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस करके कोई फायदा नहीं है। अपने नोट्स अच्छे से बनाओ, रिवीजन अच्छे से करो, प्रीवियस क्वेश्चंस अच्छे से ट्राई करो, और उसके बाद
आप टेस्ट सीरीज देकर टेस्ट देना शुरू कर दो, तो डेफिनेटली आप देखोगे कि आप जिस भी गेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें आपका सिलेक्शन बड़े कंफर्टेबली हो जाएगा। तो आज के सेशन में ऋतिक से हमने बहुत कुछ सीखा कि किस तरह से एक बच्चे को इंटरव्यू के लिए तैयारी करनी चाहिए, कैसे कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री क्या होती है, कैसे वर्क करती है, उसके अलावा केमिकल इंजीनियरिंग का इंडिया के अंदर क्या स्कोप है, प्राइवेट सेक्टर के अंदर आगे कैसे बढ़े, इस तरह की तमाम जानकारी ऋतिक ने हमें आगे दी है। ठीक है, तो थैंक यू ऋतिक फॉर दैट। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स जब ये सेशन देख रहे और देखेंगे और आगे भी देखते रहेंगे तो उन्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिट इस सेशन से होने वाला है, और काफ़ी सारे डाउट्स बच्चों के आज इस सेशन में आपने क्लियर किए हैं। तो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल फ्रॉम ऑल द स्टूडेंट साइड टू यू कि इस 1 घंटे के अंदर तुमने अपना पूरा जो एक्सपीरियंस था पिछले 4-5 साल का ईमानदारी से और डिटेल में बताया बच्चों को। तो उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, आपने टाइम दिया। और बाकी अभी अगर आपके स्टूडेंट्स हैं तो मेरे भी फ्रेंड्स हुए, अभी कभी भी बिल्कुल मतलब उनको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को रीच आउट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर सर के पास है, सर से ले सकते हैं, ईमेल आईडी पे भी रीच आउट कर सकते हैं। जब भी फ्री टाइम होगा मैं बिल्कुल उनके क्वेश्चंस का मतलब जो प्रॉब्लम्स है सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। और बेसिकली एक लास्ट थिंग मैं ऐड करना चाहूँगा बिल्कुल कि बिल्कुल। स्टूडेंट लाइफ में आप टाइम मैनेजमेंट को मेन प्रायोरिटी दीजिए। हम्म, अगर आप टाइम मैनेजमेंट अपना टाइम मैनेज नहीं करेंगे तो आई डोंट थिंक आप सक्सीड कर पाएंगे, क्योंकि हर एक चीज़ को आप प्रॉपरली टाइम देंगे। जैसे कि आपने जॉब को अलग टाइम दिया, आपने मोबाइल को अलग टाइम दिया, आपने हम्म, कहना नहीं चाहिए गर्लफ्रेंड को भी अलग टाइम देते हैं लोग, लेकिन सही बात है। लर्निंग को टाइम नहीं देते हैं बिल्कुल। लेकिन उस चीज़ को अगर आप फोकस करेंगे तो वो आपका करियर मेकिंग है। तो थोड़ा सा टाइम आप लर्निंग को भी एक स्ट्रिक्ट टाइम रखिए कि इतने से इतना मुझे बैठना ही है, कुछ भी हो जाए मुझे ये चीज़ करनी है तो करनी है। और कोई भी प्रॉब्लम अगर नहीं हो रही है, उसका सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, तो जब तक उसका सॉल्यूशन ना आ जाए तब तक आप उसको छोड़िए ही ना। हम्म, कोई न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व हो रहा, एक बार नहीं 10 बार करिए, आएगा। हम्म, एक फ्रेज था कि अगर आप कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, अगर वो आपसे सॉल्व नहीं हो रही है, तो हम्म, आपको उतने मेथड मालूम पड़ जाते हैं कि ये प्रॉब्लम इतने तरीकों से सॉल्व नहीं होगी, बिल्कुल rather देन टॉकिंग अबाउट द कि ये तरीका जो है ये सही है। आपको बिल्कुल। गलत जो तरीके हैं आप उसके लिए ऑलरेडी फेमिलियर हो जाएंगे। हम्म, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छी बात बोली आपने, है ना। और गेट एग्जाम के लिए सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर मैं अवेलेबल हूँ, और एक ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल है, एक फुल प्रूवन एक स्ट्रेटेजी अवेलेबल है, जिसे अगर आप फॉलो करोगे तो वो एक तरीका जिससे सक्सेस मिलती है वो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। आपको बस फॉलो करना है, सुनना है और सक्सेसफुल बनना है। और टाइम मैनेजमेंट तो खैर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे अक्सर ये कंप्लेन करते हैं सर टाइम नहीं है, बट रियलिटी यही है कि टाइम है, बस हमें मैनेज करना है। आप अगर ये सोच रहे हो कि टाइम आपको 4-5 घंटे के बंडल में मिलेगा तो वो आपकी भूल है। अगर 10 मिनट भी मिल रहे हैं तो वो भी एक टाइम ही है। रिस्पेक्ट करो, उस 10 मिनट में भी आप कुछ कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, 2 क्वेश्चन सोच सकते हो। और रिवाइज करने के लिए भी कई लोग ये सोचते हैं हमारे पास नोट्स नहीं है। गाइस, रिवीजन यहाँ से भी हो सकती है। आप कोई कॉन्सेप्ट याद करो और अपने माइंड में विजुलाइज करो कि उस कॉन्सेप्ट के बारे में आप कितना जानते हो। आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि आपको कितने रिवीजन की नीड है, कितने प्रैक्टिस की नीड है। तो 5-5 मिनट, 10-10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 2 घंटे, 1 घंटा, जितना भी टाइम आपको जैसे भी बीच में मिलता है गैप्स की फॉर्म में, उन गैप्स को अगर आप यूटिलाइज करोगे ना तो डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूँ टाइम बहुत होता है। बच्चे जॉब के साथ साथ आज यूपीएससी क्रैक कर रहे हैं गाइस, ये तो सिर्फ गेट एग्जाम है। और गेट एग्जाम तो वैसे भी आप 6-7 महीने की तैयारी में आराम से क्रैक कर सकते हैं। तो अपने पर विश्वास रखो, अगर इतने सारे बच्चों ने किया है तो तुम भी कर सकते हो। जस्ट बिलीव ऑन योर सेल्फ एंड देन द अदर विल बिलीव एंड यू विल गेट द सक्सेस फॉर श्योर। सो थैंक यू गाइस फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। और इस तरह के सेशन फ्यूचर में भी आपके लिए मैं लेकर आता रहूंगा। और किसी तरह की काउंसलिंग की दिक्कत आपको नहीं होने वाली, क्योंकि इस तरह के सेशंस आपको मिलते रहेंगे, आपको नॉलेज होती रहेगी, आपको आइडिया लग जाएगा कि आगे कहाँ जाना है,
प्राइवेट सेक्टर में जाना है, गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, मास्टर्स करके रिसर्च में जाना है, टीचिंग लाइन में आना है, बिकॉज एक्सपर्ट टॉक के जो एक्सपर्ट्स है वो हर एक फील्ड से होने वाले हैं। तो गाइस इसी तरह ये सेशन सब अटेंड करते रहो, और कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हो। और ऋतिक ने भी अभी बोला है कि वो भी अपने फ्री टाइम में जितना भी हो पाएगा वो पूरी पूरी हेल्प करने की आपकी कोशिश करेगा। ठीक है, so thank you for attending the session, and thank you once again Ritik for having this session and giving us the time, and in future भी जब भी हमें जरूरत पड़ेगी तो हम आपको जरूर कॉल करेंगे। बिल्कुल सर, ये मतलब अच्छा बात है कि मुझे आपके साथ में बैठने का मौका मिल रहा है, फ्रॉम rather from getting information and knowledge from a teacher and sitting with a person right towards you. It's an honor for me, sir. Thank you, sir.